चर्चा हुई थी और अवध पे चर्चा हो गई है। वहाँ पर मेंस को भी ध्यान में रखा गया, प्री को भी ध्यान में रखा गया। आप चाहें तो पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, उनको आप साथ कर सकते हैं। इस समय बंगाल हम लोग हैं और ये कहानी है जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, यानी मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था। उसी समय जब औरंगजेब मर चुका था तो वहीं से पतन शुरू हुआ, और जब पतन शुरू हुआ तो वहीं से ही कुछ छोटे छोटे राज्य स्वायत्त स्वरूप में आ गए, यानी कि स्वतंत्र होने लगे। वो मौका देख करके जब घर के अंदर बंटवारा शुरू होता है तो जो पड़ोसी होता है वो ज़मीनों को हड़पने की कोशिश करता है। जो ताकतवर होता है उस फैमिली में वो अधिक प्रॉपर्टी हड़प लेता है। तो कुछ कहानी इसी तरह किसकी है, मुगल साम्राज्य की। जिस मुगल साम्राज्य का निर्माण अकबर ने किया 15 प्रांतों के साथ, जिसे बढ़ाते हुए औरंगजेब ने 21 प्रांत बना दिया, कहाँ, मुगल साम्राज्य को। लेकिन उसके उत्तराधिकारी उसे संभाल नहीं पाए। जैसे कि हमें वंशानुक्रम में बहुत बड़ी संपदा मिल जाती है, हमने संभाला, अब आने वाली एक पीढ़ी ने संभाला, उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं वो हेहर हैं। हेहर समझ रहे होंगे, मिट जाएंगे मुस्कुराते रहेंगे। रजनीकांत की मूवी आप बहुत सारी देखे होंगे। रजनीकांत वैसे बहुत सारी फिल्मों में जल्दी मरता नहीं है, एक ऐसा नायक जो मरता नहीं है, कहता है मुझे मरना पसंद नहीं है। तो रजनीकांत जब भी मरता है तो सिगरेट की कस लेते हुए मरता है। भले ही इतना मार पीट के गिरा दिया जाएगा, लेकिन बहुत ही हेहर एक्टर है वो, कहता है सिगरेट की कस लेते ही मरूंगा मैं। एक मूवी फूल बने अंगारे, तो मूवी को आप देखिएगा। रजनीकांत कभी भी किसी भी फिल्म में मिड में आके मरता नहीं है। फूल बने अंगारे में मिड में आके डेथ होती है, जिसमें नायिका का के हवाले पूरी फिल्म हो जाती है, और फिल्म बहुत चली थी अपने समय में। वैसे ही अगर उत्तराधिकारी आपका ठीक ना हो तो आप कितना ही बड़ा साम्राज्य बना दिए हों, आपका पतन हो जाए। आपके पिता ने विरासत में कितनी संपदा दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी रहे वो अगर देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी हुए 7-8 सालों में ही 5-6 शासक आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि वो मुगल साम्राज्य के शासक सबके सब क्या थे, अयोग्य थे। अयोग्य नहीं होते तो उनका समय काफ़ी लंबा होता। बहादुर शाह प्रथम की बात करो, उसका भी समय कम है। उसके समय की बात के 1707 से लेकर 1712 बात करें जहांदार शाह की, उसका बेटा है, उसका समय 1713 हो गया, और 13 से लेकर के 19 तक आ रहा है फरुख से, उसका भी समय कम है। 19 से 48 कौन आ रहा है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में ही ये से स्वतंत्र होंगे। हम जब कोई भांप लेता है आपकी कमजोरी को तो शिकार आप किए जाते हैं, और आप कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं ये बताने वाला अपना करीबी होता है। जैसे कि मीर जाफर करीबी कैसे, मुगल साम्राज्य मिट रहा था, इसकी भनक उन सूबेदारों को लग गई जिसकी नियुक्ति औरंगजेब ने करनी शुरू की थी। सूबेदारों को लग गया कि अब तो ढह रहा है किला, किसका, मुगलों का, क्यों ना हमारे पास जो है उससे हम हड़प ले, यानी छीना झपटी शुरू हो जाती है। अंग्रेज भी जब उस समय आ चुके थे भारत में, जहांगीर समय एंट्री ले चुके थे, अंग्रेजों ने भांप लिया क्या, ये सब के सब कमजोर हैं। और भापा कहाँ, प्लासी में भांप लिया। उसके पहले भापा है, प्लासी में अंग्रेजों ने समझ लिया कि ये कमजोर हैं, भारतीय जो शासक हैं, अगर ये कमजोर हैं तो इन्हें से भारत कुछ छीनना आसान है और मुगल साम्राज्य को समाप्त करना आसान है। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए इतिहास से हम सीखते हैं इस बात को कि हर किसी की अपनी कमजोरियां होती हैं, वीक पॉइंट। गिराए तब जाओगे जब उस जो पर्दे के पीछे है, ट्यूबवेल यानी पर्दे को हटा दिया जाएगा। जब पर्दे को हटा दिया गया, अब आपका वीक पॉइंट बाहर आया, बड़े बड़े साम्राज्य का पतन हो गया। मुगलों को में क्या रखा था, इसके पहले बात की जाए, गद्दारियां नहीं होती तो पानीपत में असफल नहीं होते, गद्दारियां नहीं होती तो तराइन में असफल नहीं होते। ऐसा नहीं कि प्लासी
के पहले भारत में युद्ध नहीं हुए हैं। बैटेरा प्लासी, इसके पहले तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, भारतीय इतिहास में ऐसे युद्ध हैं जिनके बारे में आप गर्व से थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बैटेरा प्लासी जो कि आज का हमारा विषय है, इसकी चर्चा हम युद्ध के स्वरूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्लासी का युद्ध वास्तव में क्या युद्ध है? तो नहीं, प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं है। प्लासी का युद्ध वास्तव में एक षड्यंत्र है, एक मायाजाल है रॉबर्ट क्लाइव का, जिसने भांप लिया था। कब? यही आपको जानना है। भांप लिया कब? कि मुगलों का तो अंत हो ही रहा है, जो बंगाल के नवाब हैं वो कमजोर हैं, उनकी कमजोरियों को भांप लिया। और कैसे भांपा? असम्मान देकर, नजराना ना देकर उसने भांप लिया। कुछ ऐसे काम किए जिसमें वो समझ गया कि सिराज में कोई दम नहीं है। आपकी हर कमजोरी को जानने वाला एक दिन आपको गिरा ही देगा। इसलिए मेरी एक सलाह है, सिराज से सीखिए। कभी भी बहुत ही अधिक करीबी दोस्त को मत पालिएगा, क्योंकि अगर इस देश का प्रधानमंत्री डैमेज होगा तो उसे डैमेज करने वाला चाणक्य ही होगा। बहुत बड़े बड़े किले गिर गए हैं, किसी किले को हमने भी गिरा दिया था, उससे बहुत अहंकार था। तो जिसका जहाँ दिमाग होता है वो मौका पाने छोड़ता नहीं है। तो इस प्लासी से हमें सीखना क्या है कि गद्दारी कैसे होती है, और गद्दार कभी पालिएगा नहीं। और गद्दारी तभी शुरू होगी जब आपकी कमजोरी को अगला जानेगा, तभी गद्दारी होगी, नहीं तो होगी नहीं। कमजोरी है तो गद्दारी है, नहीं है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है इसमें। अब बात करते हैं इस बंगाल में। इसके पहले का जो हमारा लेक्चर है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको एक कह सकते हैं कि आधुनिक में एक इनोवेटिव स्टोरी सुना दिया हूँ, एक नए कॉन्सेप्ट में। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है। इसके पहले का लेक्चर हमारा किस पर है? बंगाल के नवाब पर। चूँकि हम बंगाल में हैं, इसके पहले की सारी जानकारी आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। बंगाल के नवाब की बात किया जाए तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब नहीं है। अगर कहीं ये पाया जाता है कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला नवाब है तो रॉन्ग, ऐसा नहीं है। मुर्शिद कुली खां वास्तव में औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया एक दीवान है, जबकि सूबेदार नियुक्त हुआ था कौन? अजीमुशान। इस बात को अच्छे से आप समझिएगा, ये दीवान के रूप में नियुक्त हुआ था। लेकिन कालांतर में अगर ये कहा जाए कि धीरे धीरे ऐसा समय आया कि जब औरंगजेब नहीं रहा तो इस मुर्शिद कुली खां को किसी ने क्या बना दिया? सूबेदार। किसका? बंगाल का। तो ये पहले दीवान के रूप में ही रहा। मेरा कहने का मतलब इतना था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल का निर्माण किया, समृद्धि को कायम करने के लिए सुधार किए। इस सारी बातें मैं कर चुका हूँ पहले, इसे बहुत गहराई में नहीं जाऊँगा। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन बना नवाब। शुजाउद्दीन ने भी कोशिशें की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए। उसने प्रशासनिक परिषद बना लिया, बहुत सारे लोगों को नियुक्त भी कर रखा था। उसके बाद सरफराज खां का समय आया, तो सरफराज खां थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इसका समय ठीक नहीं है। सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां। अगर ये कहा जाए कि ये चारों क्या मजबूत थे, तो मैं कहूँगा आत्मिक तौर पे बिल्कुल मजबूत थे, लेकिन राजनीतिक तौर पे मजबूती इनमें नहीं थी। अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां चूँकि जो शुजाउद्दीन का समय है, शुजाउद्दीन की जो प्रशासनिक परिषद है, उसी में अलीवर्दी खां किसी पद पर नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खां ने मौका देखा, चूँकि सरफराज अयोग्य था ही, सरफराज को किस युद्ध में हरा दिया? गिरिया के युद्ध में हरा कर ख़त्म कर दिया। अलीवर्दी खां ने उसे परास्त कर दिया और 1740 या 41 से लेकर के 56 तक अलीवर्दी खां क्या बना? बंगाल का नवाब बन गया। 8 वर्ष तक लगातार चल रहे मराठों के आक्रमण को शांत किया अलीवर्दी खां ने। अब मेरी बात समझिएगा, अलीवर्दी खां ऐसा है जिसने मराठी बार बार बंगाल पर आक्रमण करते थे, लगातार 8 सालों तक किया उन लोगों ने। उन लोगों को शांत किसने कर दिया? उन्हें शांत कर दिया अलीवर्दी खां ने, समझौता करके उसे विराम लगा दिया। अगर देखा जाए तो ये 1751 के आसपास
अलीवर्दी खां ने मराठों से क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया, यानी कि एक संधि कर ली। संधि कर लिया कि आप को बंगाल पे आक्रमण नहीं करना है, कुछ राजस्व की वसूलने की बात को लेके समझौता कर लिया। अगर मैं ये कहूँ कि अलीवर्दी खां योग्य है, बेशक योग्य है, इसने भूमि सुधार का प्रयास किया और व्यापारियों को भी प्रोत्साहित किया। क्यों प्रोत्साहित किया व्यापारियों को? जिससे बंगाल की समृद्धि बनी रहे, उसने ऐसा प्रयास किया। और चूंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बंगाल में उस समय थे, और ये गलती कर दिया था फर्रुखसियर ने। मुगलों, मैंने कहा कि मुगल साम्राज्य का एक शासक फर्रुखसियर, जिसने 1707 में दस्तक जैसे एक लाइसेंस यानी परमिट को जारी कर दिया था। दस्तक एक शाही फरमान है, वो फर्रुखसियर ने अपने पाइल्स के इलाज के एवज में ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी से जॉन सुरमन और उनके नेतृत्व में आए हुए कुछ डॉक्टर्स की टीम थी, जिसमें डॉक्टर यंग हैमिल्टन भी थे, एक सर्जन थे। उन्होंने उसके पाइल्स का ऑपरेशन कर दिया। लोग कहते हैं गर्दन का था, ऐसी बात नहीं, उसे पाइल्स की शिकायत थी, उसका इलाज कर दिया था, जिसके एवज में उसने जारी कर दिया था एक शाही फरमान, जो दस्तक के नाम से जाना गया। दस्तक में क्या प्रावधान उसने किया, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। हाँ, इतना जरूर जाने कि 3000 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक कर अगर किसे मिलता है, मुगल साम्राज्य को मिलता है, मुगल शासक को मिलता है, तो अंग्रेज कहाँ, बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। यानी क्या, कर मुक्त व्यापार करने का एक पास या पारपत्र या परमिट क्या है, दस्तक है, जिसे फर्रुखसियर ने जारी किया। वही जो दस्तक है वही इन लोगों के गले की फांस है। चाहे मुर्शीद कुली खां हो, चाहे शुजाउद्दीन हो, चाहे सरफराज हो, चाहे अलीवर्दी खां हो, चाहे सिराज हो, चाहे सिराज की बात करिए, मीर जाफर मीर कासिम की बात मुझे नहीं करनी है, ये लोग तो गद्दार लोग हैं ना। तो सिराज तक की बात करेंगे, यहाँ तक दस्तक इनके क्या है, इनके गले की फांस है। सिराज में कहूँ तो सिराज का मतलब सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था। 1751 में मैंने कहा कि इसने प्रयास किया, भूमि सुधार किया, मराठों से संधि किया। अलीवर्दी खां अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अंग्रेजों को किलेबंदी, उस समय अंग्रेज क्या करते थे, किलेबंदी करते थे। और दूसरी ओर एक बात समस्या थी कि मराठा जो थे वो बंगाल के नवाब को तंग किए रहते थे, कहते थे अब आक्रमण करेंगे, कब आक्रमण करेंगे, ऐसी चलती रहती थी बातें। तो उसी समय दुखी होकर के 1756 का समय था, और जलशोध की बीमारी से अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। कौन मर गया? अलीवर्दी खां। कब मर गया? 1756। एक समस्या एक खड़ी थी सिराज के लिए। अलीवर्दी खां के पास कोई बेटा नहीं था, अलीवर्दी खां के पास लड़कियां ही थी। अलीवर्दी खां मरने से पहले उसे लगता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो बंगाल को लेकर के विवाद होगा, उत्तराधिकारियों को लेकर के। उसने अपने उसी मरने से ठीक पहले उसने सिराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया था, क्योंकि सिराज अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का बेटा था, यानी कि अलीवर्दी खां का दौहित्र था। उसी को क्या नियुक्त कर दिया था अपना उत्तराधिकारी, कि जिससे इन फ्यूचर कोई विवाद ना हो। ऐसा किसने किया था? ऐसा अलीवर्दी खां ने पहले कर दिया था। फिर भी उसे रोक नहीं पाया। कौन? विवाद तो होना ही था। जैसे बहुत सारी मौसियाँ थी, मैंने कहा कि अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का बेटा है सिराजुद्दौला, तो उससे बड़ी जो थी उनका विवाद चलता था, किसके साथ चलता था? सिराज के साथ। उनकी पर चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं इस पर आपसे बात करता हूँ। थोड़ी सी बात इस पर हो ही जानी चाहिए। सिराज के साथ जो सिराज है, इसको विरोधी गुटों की कमी नहीं थी, बहुत सारे विरोधी गुट थे। जैसे जब अलीवर्दी खां मरा तो कहा गया इतिहास में, एक नाती एक दौहित्र बंगाल की गद्दी पर आसीन हो रहा है। 9 या 10 अप्रैल 1756 को। कब? सिराज 9 या 10 अप्रैल, 2 डेट है। रीजन क्योंकि एनसीईआरटी को डेट देता है, वो अलग डेट है। फिलहाल एग्जाम में डेट पूछा नहीं जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यानी 9-10 अप्रैल 1956 कहाँ जाएगा, 1756 को सिराज बंगाल का नवाब बना। उसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि सिराज एक क्या है, अविचारी शासक है, कुख्यात है, क्रूर है। उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। लेकिन जितना जो क्रूर था, जितना कुख्यात था, उसकी मौत
बहुत ही कह सकते हैं कि जितना कुख्यात था उसकी मौत उतनी आसानी से हो गई। किसने मौत उतार दिया? मीरन ने। मीरन कौन है? मीर जाफर का लड़का। मतलब इतिहास में एक तरफ ये कहा जाता बड़ा कुख्यात था, एक तरफ ऐसा कि जिससे भाग गया, इससे भाग गया, पकड़ के मार दिया गया। सोचिए, सोचने की बात। चलिए हम बात करते हैं किसकी? विरोधियों की। विरोधियों में अगर ये कहा जाए तो सबसे पहले घसीटी बेगम है। घसीटी बेगम कौन है? घसीटी बेगम मौसी हैं। किसकी मौसी है? सिराज की। फिर उसके बाद हैं शौकत जंग। शौकत जंग है जो कि पूर्णिया के क्या हैं? नवाब हैं। पूर्णिया कहाँ है? बिहार में है, ध्यान रखिएगा। अभी भी बिहार में है पूर्णिया, ध्यान रखिएगा। ये पूर्णिया के क्या थे? नवाब थे। ठीक, शौकत जंग। इसके अलावा राजबल्लभ एक अधिकारी था बंगाल का, और दूसरा नाम यार लतीफ़। यार लतीफ़ थे, यार लतीफ़। और मीर जाफ़र भी यहीं कनेक्ट है। कौन? मीर जाफ़र। यही विरोधी कौन है? अमीर चंद। कई नाम, बहुत सारे लोग हैं। अब ये जब सिराज अली अपने नाना के बनने के बाद क्या बना? बंगाल का नवाब। सिराज को ये बात सोच रहा था कि मैं कैसे नवाबी करूं, कि उसका समय अगर देखा जाए 1756 से लेके 57 ही है, 1 साल का इसका समय है। इसे मैं बहुत योग्य नवाब नहीं कहूँगा। अब सिराज के विरोधी अधिक थे। सिराज ने सबसे पहले किसे मनाया? शौकत को। शौकत जंग को मनाया। शौकत जंग को मना लिया और शौकत जंग शांत भी रहा, लेकिन अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचता रहा, उसे छोड़ा नहीं। मीर जाफ़र पहले इसका विरोध नहीं करता था। किसका विरोध नहीं करता था? मीर जाफ़र किसका विरोध नहीं करता था? सिराज का। पहले नहीं करता था विरोधी, लेकिन बाद में कलायू इसे अपने पक्ष में धन दौलत दे करके कर लेता है। यानी सोना चांदी के दम पर रॉबर्ट कलायू ने इनके सभी विरोधियों को एक अपनी तरफ कर लिया था। शौकत जंग को पहले ही मार दिया था। किसने? सिराज ने। मीर जाफ़र को कष्ट तब हुआ जब वो सेनापति था बंगाल का, उसे हटा करके मीर मदान को बना दिया गया था। कल मैंने बता दिया था मोहनलाल को, वहाँ गलती हो गई थी। आप ये समझिएगा कि यहाँ मीर मदान को बना दिया क्या? अपना सेनापति। किसने बना दिया? सिराज ने, सिराजुद्दौला ने। और मोहनलाल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यानी कि अधिकतम शक्तियाँ मोहनलाल के पास ही रहती थी। सारी बातें ठीक ठाक चल रही थी। 1756 में ही, उसी अप्रैल या किसी महीने में, मतलब बहुत जल्द ही, किसका अंत कर दिया उसने? शौकत जंग का दमन कर दिया। किसने? शौकत जंग को मार दिया। कौन मार दिया? सिराज ने। शौकत जंग को का दमन कर दिया तो एक विरोधी उसका कम हो गया। अब जो लोग बचे हुए थे उनकी बातें थी। अब एक बात और था, सिराज ने मुगल शासक से क्या ले लिया? अब यहाँ बात उठती है कि जब सिराज बंगाल का नवाब था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? सोचने की बात है ना? ठीक है, उसने क्या किया? ले लिया, शाही फरमान जारी करवाया, और एक फरमान के अनुसार ये बंगाल का नवाब बन गया। कौन? ये बात ध्यान रखिएगा। और उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबकी सूबेदारी ले ली थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने कहा शौकत जंग का अंत अक्टूबर 1756 में सिराज ने मनिहारी के युद्ध में किया था। ये बात बताना भूल गया था। जो शौकत जंग है ये अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को ख़त्म कर दिया था। कौन? सिराजुद्दौला ने। इस बात को बखूबी आप समझिएगा। अब बात ये उठती है कि सिराज की तो इतनी कहानी हो गई। सिराज का प्लासी से क्या संबंध है? ये इसके विरोधी थे, वो शासक नवाब बन गया, लेकिन प्लासी की पृष्ठभूमि तो सिराज के पास है ना। इसीलिए सिराज की चर्चा मैंने आपसे किया, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि कहाँ मिलेगी आपको? इसकी पृष्ठभूमि मिलेगी सिराज के पास। तो अब जो एक
बात क्या थी कि जब हम प्लासी को पढ़ना चाहते हैं तो हमें अब प्लासी कैसे पढ़ना, ये तो हमने आपको रिकॉल करवा दिया सिराज के बारे में कैसे क्या चीज़ें हैं, इसके पहले इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें देखना है कि जो प्लासी है, बैटिला प्लासी, इन हाँ एक बात देखना चाहिए आपको, क्या इन नवाबों को, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, कालीवर्दी का, सिराज, मीर जाफर, मीर कासिम के बाद नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला। आप सवाल किया जाए कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन है, तो मुबारकुद्दौला, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के शरणागत ये नवाब हैं बाकी के लोग, यानी मीर जाफर से लेकर के जितने मुबारकुद्दौला तक जितने भी नवाब हुए हैं किसके शरणागत हैं, अंग्रेजों के शरणागत ही हैं। अब सवाल उठता है कि हम प्लासी का युद्ध के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो हमने यहाँ कहा क्यों। क्यों का मतलब सीधा है कि प्लासी की पृष्ठभूमि कहाँ है, कारण आपको जानना होगा। क्या प्लासी की अपनी कोई महत्ता है, बिल्कुल ये जानना चाहिए। सिराजुद्दौला क्यों मारा गया, ये कहानी यहाँ छोड़ी गई, यहाँ इसको भी होना चाहिए। क्या सिराजुद्दौला क्यों मारा गया, सिराज क्यों मारा गया, ये भी आपको ढूंढना होगा। क्या प्लासी बक्सर की पृष्ठभूमि है, ये भी जानना होगा। क्या प्लासी युद्ध है या एक षड्यंत्र है या एक झड़प है, ये भी जानना होगा आपको। सिराज क्यों मारा गया, ये भी आपको जानना पड़ेगा। अब एक खास बात यहाँ होती है कि हम सबसे पहले क्या करें, हमें सबसे पहले प्लासी का सामान्य जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए। किसकी, प्लासी की सामान्य जानकारी, जो कि हमारे प्री एग्जाम में अक्सर पूछा जाया करती है। यानी क्या, सामान्य जानकारी, किसकी सामान्य जानकारी, प्लासी की। अब 23 जून 1757, आप सुनते हैं इस बात को, अगर इसकी बात किया जाए सामान्य जानकारी क्या है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था, स्थान भी आपको जानना चाहिए। प्लासी का मैदान है, क्या है, प्लासी का मैदान, यानी कहाँ, प्लासी में। ये कहाँ है, नदिया जिले में है। नदिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। किस नदी के तट पर है, हुगली के तट पर। अगर कहीं आपको ये मिल जाए भागीरथी, तो टेंशन मत आइएगा, दोनों सही हो जाएंगे। वहाँ गंगा नहीं है, वहाँ भागीरथी, गंगा का नाम बंगाल में भागीरथी है, गंगा नहीं, ध्यान रखिए, नदिया जिला। अब दूसरी बात ये होती है कि यहाँ कौन कौन से पक्ष रहे हैं, दो पक्षों के बीच में, कोई भी युद्ध दो पक्षों के बीच में होती है। तो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी BIC, यानी कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ है और इसका नेतृत्व कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरे पक्ष में स्वयं कौन है, वेस्ट बंगाल, यानी कि बंगाल का नवाब, वेस्ट बंगाल नहीं कहूँगा मैं, बंगाल का नवाब है। और बंगाल का नवाब कौन, सिराज। क्या आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सिराज के साथ कोई था क्या। सामान्य जानकारी में आपको बताना चाहिए कि सिराज की सहायता किसी ने की या नहीं की। इस युद्ध में सिराज का सहायक कोई है तो है, और है, अगर सहायक था तो क्यों नहीं ये सफल हुआ। स्पेक्ट्रम जिन लोगों ने पढ़ा हो वो लोग बता सकते हैं, जिन लोगों ने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा होगा प्लासी को, वो शायद मेरी बातें समझ में कम पाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले एक लंबा सा लेक्चर मैंने दिया था, आप दोनों लोगों में से बताए कोई मुझे कि कौन सहायक था इनका। ये जाफर भी इस समय नहीं, मतलब उससे था, मतलब प्लासी के युद्ध में बंगाल, शांत ही भाई, आप लोग जिसे सवाल की बताए, कौन सी जोड़ी टूटेगी नहीं, छोड़िए, बताइए मुझे, आपको हम बता दें। इसकी सहायता फ्रेंच ने किया, यानी फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच ने इसकी मदद की, लेकिन ये सफल क्यों नहीं हुआ। अगर फ्रेंच ने मदद ही कर दिया सिराज की, अपनी सेना भेज दिया, तो मदद क्यों नहीं,
क्यों नहीं जीता? मीर जाफर की गद्दारी से सिराज हारता नहीं, तो सिराज हार क्यों गया प्लासी को? ये सामान्य जानकारी में आपके है, प्लासी को सिराज क्यों हार गया? जब फ्रेंच ने मदद किया किसकी, अपनी सेना भेज दी किसके सामने? क्लाइव के। ऐसा क्यों? इनके पास 45,000 सेना खड़ी थी और 2200 सेना को लेकर रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में रौंद दिया किसे? सिराज को। फ्रेंच वालों को लगा कि हाँ बोले बेटा, कोई बोला? ये बोल रहा था, सुमित्रा आप बोल रहे हैं? उनकी सेनापति जो थी फ्रेंच वाले, जब वो देखे कि सिराजुद्दौला हार रहा है तो वो उन लोग पीछे हो गए। हाँ, ये जानकारी अच्छी है कि जानवर निकल के आई। ऐसा ना है, ये है बैटरिया प्लासी, वहां ये देख के कोई भाग नहीं रहा है, सेना उसकी ताकतवर सही फ्रेंची। क्या ऐसा रीजन है? सोचो। तो वही गाना फिर गाइए जो भी सुनाए थे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ रे साथी मरते दम तक। और ये बात फ्रेंच ने कहा था किससे? फ्रांसीसियों ने सिराज से, कि हम तो साथ नहीं छोड़ेंगे लेकिन तेरे मिटने पर हम तेरा साथ नहीं देंगे। नहीं समझे? मतलब मिटने पे साथ नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक विपरीत है, ठीक विपरीत है। जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। फ्रेंच के जो फ्रांसीसी जो सेना थी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी, वो चाहती तो रॉबर्ट क्लाइव की धज्जी उड़ा देती। लेकिन हुआ क्या, जब फ्रांसीसियों की तोपें लगी प्लासी में, किस्मत खराब थी सिराज की, होने लगी बारिश। अब तोपें कामें नहीं की तो क्या होगा? मतलब बारिश के होने के कारण फ्रांसीसी सेना द्वारा लाई गई तोप का इस्तेमाल नहीं किया जा सका। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो हमारे यहाँ कुछ युद्ध जीते गए हैं तकनीकियों से। पानीपत ऐसे नहीं जीते गए हैं। तो वही यहाँ इसे फ्रांसीसी सहयोग करते हुए भी सहयोगी नहीं माने गए। अब कहेंगे बात कहाँ लिखी गई है? पढ़ो इंस्पेक्टर, क्यों नहीं पढ़े? फुर्सत है नहीं, हो सकता है। आप जानते हैं, यानी कि जो फ्रांसीसी थे बारिश के कारण अपने तोपों का प्रयोग नहीं कर सके। अगर कर लिए होते तो प्लासी की तस्वीर हमारे सामने आज कुछ और होती। और इस तरह क्या हुआ इस युद्ध का परिणाम प्लासी का? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? सिराज को हरा दिया। यह एक सामान्य जानकारी है इसके संबंध में। हरा दिया षड्यंत्र के सहारे, हरा दिया साजिशों के सहारे। किसने हरा दिया? रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध नहीं लड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव ने साजिशें षड्यंत्र रच करके किसके खिलाफ? सिराज के खिलाफ प्लासी को जीता था। इसे युद्ध नहीं माना जाता है। इसीलिए हमारे बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते हैं, इस बात को नहीं कहते कि प्लासी एक युद्ध है। वो कहते युद्ध नहीं है, यह मात्र एक षड्यंत्र है जिसका शिकार हुआ है कौन? सिराजुद्दौला। उसके सेनापति को, उसके विरोधियों को धीरे धीरे सोना चांदी दे करके अंग्रेज क्या करते थे? अपने साम्राज्य की विस्तार करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अब हमने कहा, इसके पहले हमने कहा सामान्य जानकारी हो गई। दूसरी बात यह हुआ कि इसका हमें कारण ढूंढना है, कौन सा ऐसा रीजन है कि प्लासी हुआ ही है, क्या बात है इसमें। चलो कारण देखते हैं। तो आप मेरी बात समझिए, इसमें अनडुब्बी बात नहीं कर सकते, पन्ना पत्ता है। हाँ भाई, अनडुब्बी बात नहीं कर सकते कि उनको देख के डर के भाग गए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्लासी की हमने आपको सामान्य जानकारी दे दी है। अब हम चलते हैं, कारण ढूंढते हैं प्लासी क्यों हुआ।
प्लासी का युद्ध या षड्यंत्र क्यों रचा गया? चलो भाई, कारण में आइए क्या, अगर देखा जाए, गद्दारी तब होती है जब किसी के अंदर महत्वाकांक्षा होती है। धोखा तभी दिया जाता है जब आपके अंदर महत्वाकांक्षा होता है। अगर महत्वाकांक्षी नहीं है व्यक्ति तो जी भी नहीं सकता है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा गद्दारी का पहला चरण है, ये बात समझिएगा। और जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाता है। जैसे कि वर्तमान भारतीय राजनीति का परिदृश्य कुछ ऐसा ही है। हमारे यहाँ नेता आज यहाँ कल कहीं और चले जाते हैं, है ना, यही तो है। तो सबके अंदर क्या होती है? महत्वाकांक्षा होती है, यानी एम्बिशन ऑफ कंपनी की बात करोगे, किसके पास महत्वाकांक्षा थी? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा, ये सबसे बड़ा कारण बना। महत्वाकांक्षा, कैसी महत्वाकांक्षा? यानी एम्बिशन ऑफ कंपनी, उसकी महत्वाकांक्षा कैसी थी? पहली राजनीतिक थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी और व्यापारिक महत्वाकांक्षा भी थी। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर उसके व्यापारिक को हम आर्थिक भी कहें तो गलत नहीं होगा। आर्थिक कैसे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे डच को और किसे, फ्रांसीसियों को निकलवाने की पूरी कोशिश की बंगाल के नवाबों से कि इन्हें बंगाल से बाहर कर दो। और कहीं ना कहीं सिराज ने अंडरस्टूड फ्रांसीसियों से थोड़ा बहुत अपना संबंध रखा था। ये सब बहुत सारे कारण बने इसके। तो पहली बात क्या? उसकी महत्वाकांक्षा, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। प्लासी की पृष्ठभूमि वही लिखी जाएगी क्योंकि लोग साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह बंगाल पे कब्जा करना चाहते थे। यही रीजन है प्लासी की तरफ मैदान में खड़े होने की। ये कहानी एक दिन की नहीं है, किसी भी युद्ध की शुरुआत एक दिन में होती नहीं है। इसकी इबारत लिखी जाती है बरसों बरस, उसका फिर उसके महीनों महीने, तो उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। दूसरी बात क्या? ये तो पहला कारण हमने बता दिया आपको। दूसरा कारण है दस्तक। दस्तक क्या है? दस्तक पार पत्र है। क्या है? एक पास है। क्या है? एक परमिट है। क्या है? एक लाइसेंस है। ये क्या है? एक शाही फरमान है। जो किसने जारी किया था? इस शाही फरमान को जारी करने वाला है फर्रुखसियर, मुगल साम्राज्य का बुझता हुआ चिराग। यानी किसने जारी किया था? फर्रुखसियर, जो कि पाइल्स रोग से पीड़ित था और उसका ऑपरेशन करने वाले कौन? डॉक्टर यंग हैमिल्टन थे, जो कि जॉन सुरमन, जो कि एक अंग्रेज था, उसके नेतृत्व में कहाँ गए थे? फर्रुखसियर के यहाँ गए थे और पता लगा और फर्रुखसियर का उन्होंने इलाज कर दिया डॉक्टर यंग हैमिल्टन ने, जिससे खुश होकर के फर्रुखसियर ने 1717 में क्या किया? एक फरमान जारी किया। दस्तक, इसे जारी करना फर्रुखसियर जारी नहीं करता तो शायद बंगाल के नवाबों के गले की फांस बनता नहीं। दस्तक बंगाल के नवाबों के गले की फांस है, जो कि जारी किया गया था किससे? मुगल सम्राट के द्वारा, मुगल बादशाह के द्वारा। दस्तक में जो बातें कही गई आप जानते हैं कि 3000 रुपये प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को दिया जाएगा। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उस 3000 के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? बंगाल में कर मुक्त व्यापार करेगी। यानी फ्री ट्रेडिंग सिस्टम या फ्री ट्रेड सिस्टम किसने दे दिया? दस्तक ने। यह अधिकार किसे मिला? शाही फरमान के जरिए अंग्रेजों को मिला। दूसरी बात यह थी कि इस दस्तक की बात मैं करूं, इस दस्तक से परेशान कौन है? मुर्शीद कुली खां। इस दस्तक से परेशान मुर्शीद कुली खां से लेकर के अलीवर्दी तक हैं।
यानी मुर्शिद कुली खां से लेकर के अली वर्दी तक लोग किससे परेशान हैं? दस्तक से परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? वो विरोध करना तो चाहते थे, लेकिन विरोध क्यों नहीं किए? अगर ये दोनों परेशान थे तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? ये दोनों ही नहीं, इनके बीच मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, सरफराज, है ना, ये सब जो नवाब हुए, ये लोगों ने विरोध नहीं किया। अली वर्दी खां विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? अली वर्दी खां ने तो कहा था कि यूरोपीय मधुमक्खियों के समान है, अगर इन्हें सहलाओगे तो शहद देंगे, अगर इन्हें छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगे। ये अली वर्दी खान ने स्टेटमेंट सिराज से कहा था, सिराजुद्दौला से, इन्हें छेड़ना नहीं। तो कौन सा ऐसा रीजन है कि इन्होंने विरोध नहीं किया? मुर्शिद कुली खां से लेकर अली वर्दी खां तक बंगाल के नवाबों ने दस्तक का विरोध क्यों नहीं किया? क्या रीजन है बताइए? कौन सा ऐसा कारण है? बताइए आप लोग। इन लोगों ने इनके विरोध ना करने का कारण क्या था? ये विरोध क्यों नहीं किए? विरोध इसलिए नहीं किए क्योंकि अंग्रेजों की वजह से व्यापार में वृद्धि हो रही थी, और व्यापार में वृद्धि होने से बंगाल और समृद्ध हो रहा था। इसलिए इन लोगों ने इनका विरोध नहीं किया। किसने नहीं किया? यानी कि मुर्शिद कुली खां से लेके अली वर्दी खां तक लोगों ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि अंग्रेज़ों की वजह से ही बंगाल में व्यापार बढ़ रहा था, और जिससे लाभ किसे हो रहा था? बंगाल को। इन्हीं कारणों से इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब विरोध किसने किया? तो दस्तक का विरोध करेगा सिराज। यानी कौन करेगा? सिराजुद्दौला द्वारा विरोध किया गया दस्तक का। जो लोग इसके पहले के नवाब बर्दाश्त करते रहे, उसे बर्दाश्त कौन नहीं किया? सिराज। और इसीलिए प्लासी का युद्ध हुआ। दस्तक मूल कारण माना जाता है प्लासी के युद्ध का, भले ही तात्कालिक कारण कुछ और हो, वो बातें अलग हैं। अब यानी कि मैंने दो रीजन आपको बता दिया। दो रीजन कौन से? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा, और दूसरा दस्तक। दूसरा मैंने कारण क्या बताया आपको? दस्तक बताया। अब आपको क्या देखना है? तीसरा कारण कौन सा है? तीसरा है बुलियन की आवश्यकता। क्या है? बुलियन। बुलियन की आवश्यकता। बुलियन क्या है? सोना और चांदी। बुलियन की आवश्यकता अंग्रेजों की क्यों पड़ गई थी? क्योंकि उस समय युद्ध हो रहा था, कर्नाटक युद्ध चल रहा था। उसी समय युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ चल रहा था? यूरोपीय महाद्वीप में। तो उन युद्ध में पैसे की खर्च थी, इसलिए उन्हें क्या चाहिए था? सोना और चांदी चाहिए था। बुलियन का मतलब यही है। चौथा ही बात लिख सकते हैं यहीं आप सीधा, कर्नाटक। यानी कि उन्हें धन की आवश्यकता इसलिए और पड़ी बुलियन की कि जिससे भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, और जो उनको मिलेगा धन, उससे वह अब अन्य देशों को अपना गुलाम बनाते चले जाएं। यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बुलियन की जरूरत थी। और बुलियन कहाँ था? बंगाल में था। बुलियन कोई आदमी नहीं, कोई लड़की नहीं है कि जाके प्रपोज मार दो और गुलाब को फूल पकड़ा दो। बुलियन सोना चांदी है, जो भारत के व्यापारी व्यापार करते थे और उन्हें उसके बदले प्राप्त होता था। और भारत कोई ऐसा भी नहीं कि भारत के व्यापारी सिर्फ इन्हीं व्यापार करते थे। प्राचीन भारत को देखो, हड़प्पा काल से हमारे यहाँ के व्यापारी अन्य देशों के साथ व्यापार करते रहते थे। तो इस समय कर्नाटक युद्ध प्लस क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध।
यूरोप में चल रहा था। कहाँ? ये रीजन था कि हमें धन संपदा कहाँ कहीं मिल जाए, जहाँ कच्चा माल मिल जाए, जिसे व्यापार हमारा बढ़ जाए। कंपनी ने ऐसा सोचा, इसीलिए। अच्छा, एक बात और, अगर कोई आप सवाल करे कि प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, ये तो 4 हो गए, मैं 5 की बात कर रहा हूँ। प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? तात्कालिक कारण क्या है? अलीनगर संधि का उल्लंघन। सिराज द्वारा अलीनगर संधि का उल्लंघन। ऐसा किसने बताया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बताया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या? पहला कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा, दूसरा शाही फरमान दस्तक जो फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था, तीसरा ब्रिटिश हुकूमत को क्या चाहिए था? ब्रिटिश कंपनी को बुलियन चाहिए था। चौथा कारण क्या बना? कर्नाटक का युद्ध चल रहा था और यूरोप में सब वर्षे चल रहे थे, उसमें धन की जरूरत थी, उनकी आवश्यकता थी वहां। तात्कालिक कारण क्या बना? सिराज द्वारा अलीनगर संधि का उल्लंघन करना। अब हमें ये जानना होगा कि ठीक है कि कारण हमें मिल गया, तो इसके पीछे अलीनगर संधि की बात आप करेंगे। किसकी बात करेंगे? अलीनगर संधि की। यहाँ कहा गया अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने से सिराज को प्लासी में युद्ध का सामना करना पड़ा। तो अब आपको कुछ समय के लिए इस बात को रोकना पड़ेगा कि प्लासी में सिराज क्यों हारा। इसका जवाब मैं दूंगा कहाँ? ब्लैक होल के बाद। पहले कहाँ चलते हैं? सिराज के ब्लैक होल से, और हम चलते हैं अलीनगर संधि की पृष्ठभूमि में। अगर अलीनगर की पृष्ठभूमि आप समझ जाएंगे तो आप फिर समझ जाएंगे कि तात्कालिक कारण को ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, कहानी थी कि जो आपका सिराज है, सिराज अपने विरोधियों का दमन करता चला गया। सिराज विरोधियों का दमन करता चला गया। शौकत जंग को अपने रास्ते से हटा दिया था, है ना? उसने अपने रास्ते से उसको हटाया। अब सिराज को ये लग रहा था कि मुझे जो एक बात मैंने छोड़ दिया, महत्वाकांक्षा में अंग्रेजों ने एक और कहानी लिख दी थी। क्या लिख दिया था? कि वो दस्तक के अलावा इनके जो 4-5 कारण बने, उनमें कुछ ऐसे भी मतलब कष्ट या कह सकते हैं कि असम्मान, जिससे कौन दुखी हुआ? सिराज। तो हमें ढूंढना पड़ेगा सिराज और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष की शुरुआत कैसे हुआ भाई? शुरुआत एक बात और, दस्तक में ये था कि दस्तक ब्रिटिश व्यापारियों के लिए था, तो वो तो उसका वो भी था कि वो कंपनी की वस्तुओं के लिए कर मुक्त सेवा ले पाएंगे, या कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी उसे जो दस्तक दिया गया था वो सिर्फ कंपनी के सामानों को ले जाने के लिए कर मुक्त रखा गया था। लेकिन वो कंपनी के व्यापारियों ने अपने निजी वस्तुओं को भी लाने ले जाने में उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। एक दुरुपयोग तो दस्तक ये शुरू कर दिया था उन लोगों ने। दूसरी बात, दस्तक का दुरुपयोग और उन्होंने किया था क्या कि दस्तक भारतीय व्यापारियों को भी दे दिए थे वो, यानी भारतीय व्यापारियों को दस्तक नहीं तो उनको देते थे कि जो भारतीय व्यापारी थे वो अपना जो आवागमन होता था सामानों का लाना ले जाना वो कर मुक्त व्यापार कर रहे थे। यानी दस्तक का दुरुपयोग है कारण, मूलतः छिपा हुआ दस्तक ही, लेकिन तात्कालिक कारण अलीनगर की संधि है। अब क्या कारण है ऐसे कि अंग्रेजों और सिराज के मध्य संघर्ष शुरू हुआ? क्यों? तो पहला कारण देखते हैं हम लोग। पहला रीजन है नवाब की सत्ता को ना मानना। नवाब की सत्ता कौन नहीं मान रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती थी, अवहेलना करती थी और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचती थी। जो लोग सिराज के खिलाफ विरोधी उसके थे, जो साजिश रचते थे, उनका शरण देती थी,
उनकी मदद कौन करती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली बात। दूसरी बात, नवाब के राज्यारोहण, यानी जब ये नवाब बना, राज्यारोहण मीन्स क्या है? जब राज्य को ग्रहण किया, कौन? सिराज। यानी जब नवाब बना तो अंग्रेजों ने नजराना नहीं भेंट किया। नजराना का मतलब उपहार। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सिराज के नवाब बनने पर नजराना उसे नहीं दिया, उपहार नहीं दिया, इसलिए असम्मान कौन महसूस किया? सिराज। सिराज की बातें अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। दूसरी बात और क्या? तीसरी बात क्या क्यों कड़वाहट शुरू हुई? कासिम बाजार में सिराज को निरीक्षण करने, कासिम बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया गया, करने से रोका गया। किसे? सिराज को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कासिम बाजार में निरीक्षण करने से, आने जाने से सिराज को रोक दिया। सिराज को लगा ये तो मैं ही यहाँ का क्या हूँ? नवाब हूँ, और मुझे अपने क्षेत्र में जाने से क्यों रोका जा रहा है? इसको यहाँ कष्ट हुआ, संघर्ष शुरू। तीसरी बात। चौथी बात आ गई। चौथी बात क्या थी? कि नवाब की अनुमति के बिना, यानी सिराज की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी, फोर्ट विलियम की किलेबंदी, किलेबंदी क्यों हो रही थी? क्योंकि ये डर रहे थे फ्रांसीसियों से। कौन डर रहा था? अंग्रेज। मराठों से भी डरते थे। इन्होंने क्यों कर लिया था किलेबंदी? कि फोर्ट विलियम की रक्षा करने के लिए इन्होंने दीवारें बड़ी भी खड़ी करनी शुरू कर दी। इनकी सोच ये थी, लेकिन ये बात नवाब को पसंद नहीं थी। उसी समय फ्रांसीसी चंद्रनगर में थे। कहाँ? चंद्रनगर में। चंद्रनगर में फ्रांसीसियों का कब्जा था, और नवाब ने एक बार आदेश जारी किया कि चंद्रनगर में फ्रांसीसी कोई भी किलेबंदी नहीं करेंगे। तो फ्रांसीसियों ने इसकी बातों को मान लिया था नवाब के। किसकी बातों को? नवाब के। उन फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में किलेबंदी नहीं की, उसे बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी करना बंद नहीं किया था। और एक जो है बात थी क्या? सिराज परेशान था फर्रुख सिंह द्वारा जारी किए गए दस्तक से, क्योंकि दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे, दस्तक का, और साथ ही भारतीय व्यापारियों से भी दस्तक का दुरुपयोग करवा रहे थे। यही कारण है, जैसे कि फोटो कॉपी बांट दिया, दस्तक की फोटो कॉपी करवाई, भारतीय व्यापारी घूम रहे हैं, और जो कंपनी के व्यापारी हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो उसको लेके घूम रहे हैं, यानी अपना निजी व्यापार कर रहे हैं। जबकि कंपनी के हित लाभ के लिए, या कंपनी को सिर्फ मात्र ये शाही फरमान दस्तक दिया गया था, ना कि और किसी को दिया गया था। फिर भी इसका दुरुपयोग शुरू हुआ, तो दुखी कौन हुआ? सिराज। यानी ये पृष्ठभूमि किसकी है? प्लासी की है। सिराज का संघर्ष अंग्रेजों से परिणाम है प्लासी का मैदान, 23 जून 1757। नहीं तो ऐसा होता नहीं। यानी कि सिराज का अगर अंग्रेजों से इन सारी बातों को लेके संघर्ष नहीं होता, तो ये 100% था कि कोई प्लासी होने की नौबत नहीं आती। अब क्या हुआ? धीरे धीरे क्या होता था कि दस्तक से, जो दस्तक की बात मैं कर रहा हूं, दस्तक से ब्रिटिश हुकूमत, जो BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो दस्तक से दो तरह के लाभ कमाती थी। मैंने बताया आपको। एक तो क्या करती थी, जो कंपनी के व्यापारी होते थे वो निजी व्यापार करने लगे थे उससे। दूसरा, वो भारतीयों को भी बेच देते थे। क्या? दस्तक। दस्तक की फोटो कॉपी करवा के अपना तो पढ़ा था नोट्स, अपना सिलेक्शन नहीं लिया, लेकिन अपना नोट्स किसी और को दे दिया, तो खुद तो फेल हो गया। हाँ हाँ भाई, और सीधी चीज है, बहुत सीधी सी बात है कि आप जैसे नोट्स बनाते हैं, और नोट्स क्या होता है, आप उसको बेचना शुरू कर दिए। आपके पास चैनल हो, वहां आप लगाइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, जिसके पास जो भी चैनल बना लेते हैं आजकल, तो अपना ही नोट्स तो पहले ही कहाँ चला देते हैं? अपने चैनल पे। अरे भाई, 2-10 देखेंगे, उसकी महत्ता कुछ भी नहीं है।
आप ये बात में समझिएगा। तो ऐसे ही दस्तक भी एक नोट्स है, किसका नोट्स है? फर्रुखसियर दिया था ब्रिटिश हुकूमत को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि इससे पढ़ करके, इसे समझ करके इसके सारे बंगाल व्यापार कर लो और 3000 प्रतिवर्ष मेरे पास राजस्व भेज दो। लेकिन वो 3000 उनको महंगा पड़ रहा था राजस्व, इसलिए अपने नोट्सवा का फोटोकॉपी करवा लिए। जैसे आप लोग करवा लेते हैं, वैसे ही दस्तक की फोटोकॉपी बंगाल में हुई और बांट दिया किसे? भारतीयों को। उन्हीं से ही पैसा लेकर के दस्तक बंटना शुरू हो गया। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जो ले गया, जो लूट पाया लूटा दस्तक से, नहीं तो अंग्रेजों की यहीं कब्र गाह बनाई जाएगी, यानी आने वाले 1911-12 में कब्र खुदेगी, राष्ट्रवाद का उदय होगा। प्लासी ऐसे नहीं है, प्लासी ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। इसकी जन्म, राष्ट्रवाद कहाँ पनपेगा? प्लासी में पनपेगा। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि नोट्स संभाल के रखो, अपने चैनल पे ना शेयर कियो, जब तक सिलेक्शन ना पाओ तब तक चैनल ना बनाए भाई। नहीं बनाना है तो आजकल शॉर्ट वीडियो होता है, उसमें लोग अपने नोट्स का फोटो खींच लेते हैं और उसके बाद उस पर आजकल मोटिवेटेड बहुत सारे सॉन्ग हैं, जर्रे जर्रे से आवाज आ रही है, तू आइस बन के रहेगा, सेट कर दिए। अब उसी को देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, खुश हैं, है ना? ऐसे तो होता है ऐसे। हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दस्तक फोटो का भी बता था, गुस्सा था कौन? सिराज। कहा बेटा मौका मिलने दो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारी मैं बखिया उधेड़ूंगा। शुरू किया खेला। क्या चलो आ रहे हैं, इसका परिणाम क्या है? इन सारी चीजों का परिणाम क्या है भाई? नवाब को के सत्ता को ना मानना, नवाब के राजारोहण रजाना ना देना, कासिम बाजार में सिराज घुसने से रोक देना, अनुमति के बिना फोर्ट विलियम के लिए बंदी करना, जब किचन नगर के लिए बंदी करने वाले फ्रांसीसी सिराज का कहना मानकर किले बंदी को बंद कर दिए। वहीं दस्तक जो कि 1717 में जारी किया गया था, किसके द्वारा? फर्रुखसियर द्वारा, उसका दुरुपयोग दो तरीकों से करने की वजह से अब सिराज के दिमाग में आ गया। क्या आ गया उसने? कहा बेटा बचोगे नहीं, अब तो मैं आ रहा हूं कहाँ? कलकत्ता। मुझे तुम कासिम बाजार में घुसने नहीं दोगे, हम क्या करेंगे? हम कलकत्ता पर ही कब्जा कर लेंगे, फिर बताते हैं तुम मुझे कैसे नहीं आने दोगे। अब 15 जून 1756, अब सिराज कहाँ आ रहा है? सिराज चलने दीजिए। सिराज 15 जून 1756, 15 जून 1756 को सिराज कलकत्ता पर आक्रमण करके क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किस पर? कलकत्ता पर। और जब कब्जा किया कलकत्ता पर, तो वहां का कलकत्ता कंपनी गवर्नर था, उसका नाम था, एक सर्जन था, कोई डॉक्टर था, उसका नाम था ड्रेक। ड्रेक अपने सभी साथियों के साथ ज्वार ग्रस्त द्वीप फुल्टा द्वीप पर जाके शरण ले लिया। अब बचे थे सर्जन मिस्टर हॉलवेल, यानी मिस्टर हॉलवेल जो कि क्या थे? सर्जन थे। क्या? मिस्टर हॉलवेल बचे। और जब फोर्ट विलियम में प्रवेश किया किसने? सिराज ने। और वहां दिख गए हॉलवेल, एक सर्जन थे, इनके साथ बहुत सारे अंग्रेज थे। इन लोगों ने किसका विरोध किया? सिराज का। और सिराज का विरोध करते कि जीत नहीं पाए सिराज से। विरोध करने जब हारने लगे तो हॉलवेल ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। किसके सामने कर दिया? सिराज के समक्ष सरेंडर कर दिया। और सरेंडर किया तो उसमें थे कितने लोग? 146, 146 लोग किसके साथ थे? डॉक्टर हॉलवेल के साथ, सर्जन हॉलवेल के साथ 146। इन सबको शाम को, उसकी डेट है 20 जून 1756, 20 जून 1756 को 146 लोगों को 18x14 के एक रूम में इन 146 को बंद कर दिया। फोर्ट विलियम में एक कमरा था जो क्या था? 18x14 का था। उस कमरे में मात्र एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें 146 लोगों को मिस्टर हॉलवेल सहित सिराज ने बंद कर दिया शाम के 8 बजे।
कहा शाम के 8 बजे, कहा बेटा इसे में रहो अब तुम, हम अब जा रहे हैं यहाँ से। 8 बजे बंद किया और सुबह उसके दरवाजे को 6 बजे खोल दिया। जब खोला दरवाजा तो उसमें से 123 लोग जिंदा बचे, बाकी 123 लोग मर चुके थे, उसमें से 23 लोग यानी 23 लोग जिंदा बचे। यानी 146 से 23 क्या है जिंदा बचे, वो भी बेहोश रहे थे, और 123 लोग क्या हुए, मर गए, दम घुटने से मर गए। उसमें बहुत सारे छोटे बच्चे महिलाएं थी, वो सब मर गए। कुछ लोग कहते हैं ये घटना कपोल कल्पना, हमारे इतिहासकार यदुनाथ सरकार कहते हैं कि ये जो ब्लैक होल की घटना है, ये जो 18x14 का क्या है, एक कमरा है जिसमें जिसे ब्लैक होल कहा गया है, या ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है इतिहास में, ये एक कपोल कल्पना अंग्रेजों की है। ये मिस्टर हालवेल ने सपने में देख करके एक कहानी सुना दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये घटना है क्योंकि सिराज को ख्यात था, निकाला, 23 मर चुके हैं, 23 जिंदा हैं, 123 मर चुके हैं। उन्हीं 23 में बचने वाले में मिस्टर हालवेल बच गए थे। इन्होंने पूरी कहानी को बयां किया, बताया कि बहुत गर्मी लगी, प्यास लगी, रात भर प्यास से मर रहे थे, पानी नहीं मिला और लोगों का दम घुट गया और लोग मर गए। ये सारी रिपोर्ट को, ये सारे वृत्तांत को मिस्टर हालवेल ने कहा एनुअल रजिस्टर जो कि लंदन प्रकाशित होता था उसे में लिखा, और ये पूरी की पूरी कहानी ब्लैक होल ट्रेजेडी जो भारतीय इतिहास में सिराज के नाम से जानी गई है, यानी सिराज ही ब्लैक होल है और ब्लैक होल ही सिराज है, क्योंकि ये 12 घंटे भी नहीं कैद किया था। 8 बजे शाम को कैद किया, सुबह 6 बजे बाहर किया और सब लोग समाप्त हो गए। ये सूचना किसके पास गई? क्योंकि आप जानते हैं मद्रास पर भी कब्जा था, किसका? मद्रास। इसमें मद्रास में कंपनी का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? कंपनी का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव को जानकारी मिली, मद्रास उस समय था वो, इसने लगभग 3000 सेना को लेकर के, इसके पास चूंकि जल सेना भी थी, थल सेना भी थी, यानी इसके पास नेवी थी रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव 3000 सेना, साथ में कौन? वाटसन, जो उसका सहयोगी था, विलियम वाटसन कहते हैं उसको, उसके एडमिरल वाटसन भी कहा जाता है। वाटसन को लेकर के कहां निकल पड़ा, यानी मद्रास से जलयान के द्वारा आ रहा है, कहां? कलकत्ता। आप मैप देखेंगे आप समझ जाएंगे मेरी बातों को। आया वो, और जब पहुंचा तो सबसे पहले उसने अटैक किया किस पर? बजबज पर। बजबज क्या है? बजबज वास्तव में एक बंदरगाह है जो कहाँ है? कलकत्ता में। क्या है? बंदरगाह। बजबज का संबंध भारतीय इतिहास में और कहाँ है? आप एक बार जरूर इसको ढूंढिएगा, सर्च करिएगा कि बजबज इतिहास में क्यों बार बार चर्चा में होता है। तो पहले रॉबर्ट क्लाइव ने और वाटसन ने बजबज को कब्जा कर लिया, अपने अधीन कर लिया। ये बात अगर ये कहा जाए जून 20 जून की बात थी, ब्लैक होल की घटना, ठीक। और आ रहा अक्टूबर 1756 में, यानी अक्टूबर 1756 की बात। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ने बजबज को जीत लिया, और उसके बाद किसे जीता? पहले बजबज को, फिर 2 जून 1757, याद रखिएगा 2 जून 1757 को उसने कलकत्ता को जीत लिया, और भय खा गया सिराज। सिराज को ही घबराहट, सिराज डर में आ गया। भय में आते ही सिराज ने एक संधि किया। किससे संधि किया? रॉबर्ट क्लाइव से। कैसे संधि किया? अली नगर की संधि किया। जब संधि किया तो संधि में यह कहा गया, 2 बातें की गई कि कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधाएं पुनः प्राप्त होंगी। यानी नवाब ने संधि में कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब तक जो भी व्यापारिक सुविधाएं मिली थीं, वो सारी व्यापारिक सुविधाएं उसे पुनः प्रदान की जा रही हैं। अंग्रेजों को सिक्का ढालने और कलकत्ता में किलेबंदी करने का अधिकार भी दिया गया उसी संधि के द्वारा। और उसी क्रम में देखा जाए तो अंग्रेजों ने 18 अगस्त
1757 को कलकत्ता में एक टकसाल की भी स्थापना की। जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब ने कब्जा किया था, उन फैक्ट्रियों को नवाब ने वापस कर दिया, किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और युद्ध में जो भी खर्च आया था, युद्ध का हर्जाना भी किसने दिया? सिराज ने। अली नगर की संधि का पालन हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हुआ क्या? हमने कहा ना कि अली नगर की संधि से मैंने बात आपकी शुरू की थी। इस युद्ध का, प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? अली नगर की संधि ही है, संधि का उल्लंघन है। और संधि में जो जो बातें थी मैंने आपको बता दिया, उससे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अली नगर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। उल्लंघन का आरोप किस पर लगा था? सिराज पर। क्यों लगा? क्योंकि चंद्रनगर पर जो कि फ्रांसीसी कब्जे में था, उस चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और परेशानी किसको हो गई? नवाब को। यानी कि फ्रांसीसियों की कोठी जो कि चंद्रनगर में स्थापित थी, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश की और नवाब से कहा कि फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर कर दो। और इसी समय सिराज की कमजोर हो रही जो स्थिति थी, उसे अंग्रेजों ने क्या किया? भांप लिया। वो समझ गए कि इस समय मुर्शिदाबाद की गद्दी पर हम आसीन हो सकते हैं। इसलिए जब उन्हें लग गया अंग्रेजों को, तो उनको लगा कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए। कैसी? युद्ध की। और वहीं रॉबर्ट क्लाइव ने उस युद्ध की तैयारी कर ली और प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को क्या हुआ? शुरुआत हुआ प्लासी के युद्ध का। यानी कि आपको इन कारणों को जानना होगा। सिराज और अंग्रेजों के बीच कटु संबंध को भी जानना होगा। जब तक आप नहीं जान पाएंगे, तब तक आप नहीं समझ सकते हैं। अब सीधी बात कहाँ है? जो प्लासी है, प्लासी का मैंने आपको समय बता दिया था। जो प्लासी युद्ध है, इसमें ये कहा जाए समय पहले बता दिया, वो बता नहीं है। युद्ध में सामने सामने कौन है? सामने सिराज की सेना है। किसकी है? सिराज की सेना है। जो सिराज की सेना है वो 45,000 है। और जो किसकी सेना है? रॉबर्ट की। रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना है वो 3,000 है। वाह भाई! 45,000, 3,000। 3,000 के पास ये जल सेना भी है और या थल सेना भी है, दोनों हैं। और इसमें क्या है? नेवी है ही नहीं, यानी इनके पास जल सेना नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ के नवाब कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाए थे कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें नेवी की जरूरत पड़ेगी और नेवी नहीं रहेगी तो युद्ध हार जाएंगे। उन्हें वो दूरदर्शी नहीं थे। भारत के जितने भी शासक थे वो पूरी तरह अदूरदर्शी थे। उनके पास दूरदृष्टि नहीं थी। जैसे कंप्यूटर शुरुआती दौर में गपाष्टक में टाइम गंवाता रहता है ना, वो दूरदृष्टि नहीं रखता है। मेरा क्या होने वाला है कालिया, ये गब्बर सिंह बताएगा। जब सामने जाओगे, हवा में बात करते रहोगे, फिर यही कहोगे। जैसे कहा गब्बर सिंह ने कि कितने आदमी थे? कहा सरदार 2 ही थे। 2? तुम कितने? 72। फिर क्यों हार गए? कितना दिन तैयारी किया था? 3 साल। फिर क्यों हार गए? अरे हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम 2 थे। हम भी 2 से 4 हो गए बातों बातों में और खत्म हो गए। वही कहानी सेम है यहाँ। यानी कि इनके पास 3,000, इनके पास 45,000। उनके पास दूरदृष्टि थी नहीं। किसके पास नहीं थी? भारतीय नवाबों, भारतीय शासकों के पास। जबकि इन बेअक्लों को एक बार सोचना चाहिए था कि जब यूरोपीय कंपनियां, यानी भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली जलयान से ही आए थे और पश्चिमी तट पे आए थे, तो अकल तो आनी चाहिए थी इतनी ना इनको कि कभी न कभी हमें इसका सामना करना होगा। अगर दूरदृष्टि रखे होते तो नेवी बना लिए होते। हमारी नेवी आजकल भारत के जो तटों की ऐसी रक्षा करती है कि बीच में कोई आ नहीं सकता। एक बार एक घटना घटी महाराष्ट्र में
थोड़ी सी कहानी है, आप जानते हैं ताज की घटना, और गुजरात के रास्ते से आने वाले लोग मुंबई के ताज होटल पर अटैक किए थे। तब से नेवी अलर्ट है, आप कभी भी आप देखिए तट इतना सुरक्षित है भारत का कि बाहरी कोई भी एंट्री नहीं ले पाता है। तो जगह सरकार की दूरदृष्टि ना होती शायद ऐसा ना होता। तो वो उनके पास क्या थी, दूरदर्शिता थी, जिसका परिणाम रहा। अब ये 45,000 3,000 का सामना करने जा रहे हैं। युद्ध चल रहा था, मीर जाफर चूंकि युद्ध के पहले में हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने किससे बात किया, मीर जाफर से। जितने भी सिराज के विरोधी जिंदा थे उनसे कहा कि ऐसा करो कि मुझसे सोना चांदी ले लो और मेरा सपोर्ट कर दो। एक बड़ा सा बक्सा मंगवाया, कौन, मीर जाफर, गद्दार मीर जाफर। कौन है, प्लासी का गद्दार, प्रकाश राज साउथ वाला जो है, प्लासी का गद्दार है मीर जाफर, जिसने पूरे युद्ध को बदल दिया। मीर जाफर ने एक बड़ा सा मंगवाया बक्सा, लकड़ी का बना हुआ, उसी में खुद को बैठा लिया। तो अपने साथियों से कहा कि ऐसा है, मुझे कंधे पे लाद लेके चलो, कहाँ, रॉबर्ट क्लाइव के किले में, फोर्ट विलियम में। अब एक बड़े से बक्से में बंद हुआ मीर जाफर। अरे इसमें होल था, छोटा था भाई, छिपके जा रहा था कि ये बात कौन न जाने, सिराज न जाने। जब बक्सा खुला कहाँ, रॉबर्ट के सामने, तो मीर जाफर ने कहा बंगाल का सौदा 2 शर्तों पे होगा, मुझे बना देना नवाब, और जितना बड़ा बक्सा लेके मैं आया हूं उतने बड़े बक्से में सोना चांदी भर दो, हीरे जवाहरात, बस मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा। रॉबर्ट को मौका मिला, उसने बक्से में जितने स्पेस रहे उसमें भर दिया क्या, सोना और चांदी, और कहा जाओ तुम्हें बनाएंगे नवाब, क्योंकि हमें चाहिए गीदड़, एक कायर चाहिए जो हमारी उंगलियों पे नाचता रहे। और मीर जाफर कर गया गद्दारी, किसके साथ, सिराज के साथ। युद्ध में लड़ा ही नहीं, मीर जाफर प्लासी के युद्ध मैदान में लड़ा ही नहीं, ना ही राय दुर्लभ ने लड़ा, ना यार लतीफ लड़ा, ना ही मीर जाफर लड़ा। ये लोग युद्ध में लड़े ही नहीं। जो लड़ रहे थे मोहनलाल, जो उसके करीबी थे, वो मरते रहे, शहीद होते रहे, और ये मीर मदान की हत्या कर दी गई। वफादार सिपाही जो कौन था, मोहनलाल, लड़ता हुआ प्लासी युद्ध में शहीद हो गया। और ये दोनों अपना तलवार निकाले ही नहीं म्यान से, ये यार लतीफ ने निकाला, और क्या नाम है, मीर जाफर निकाला, और राय दुर्लभ ने निकाला, तीनों नहीं निकाले। और एक अफवाह फैला दी सिराज से, मीर जाफर ने कहा भागो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। अब कोई बचा नहीं, सेना खाली हो गई, सब मर गए हैं। अरे नवाब, प्लासी से भागो नहीं, हम अब बचेंगे नहीं। और ये किसने कहा दिया, मीर जाफर ने। एक अफवाह फैला दिया, जैसे लोग कह देते हैं ना कि भैया आग लगी है, आग कहाँ लगी है पता ही नहीं है, लोग भागते रहते। भूकंप आया, कहाँ आया पता ही नहीं, भाग रहे हैं। तो वही कहानी थी। अब सिराज भागा मैदान से, प्लासी के मैदान से सिराज भाग गया, और भाग के कहाँ पहुंचा, लगभग ये कहा जाए 23 जून को, मतलब ये कहा जाए कि बहुत समय तक युद्ध नहीं चला था। दिन का सुबह 8-9 बजे युद्ध शुरू हुआ था, 3 घंटा युद्ध चला था, और 3 घंटे बाद दोपहर का समय आ गया। दोपहर के समय सिराज मैदान छोड़ के भाग गया, और सिराज दौला मैदान छोड़ के भागा। और एक बात और है, कैसे भागा मैदान से, तो आप पालकी जानते होंगे, पुरानी फिल्मों में ऐसे तो देखने नहीं मिलेगा, पुराने फिल्मों में मिलेगा, चलो तो डोली उठाओ कहाँ, पालकी वही है। पहले दुल्हन को कहाँ लेके जाते थे, जिसकी विदाई होती थी तो कंधे पे लाद के ले जाते थे, या तो कंधे पे 4, वहाँ भी 2 लाते हैं, 4 लाते हैं, मरने भी 4 लाते हैं, और विदाई भी 4 लाते थे। अब वो सिस्टम हट गया, अब वो नहीं है। हाँ, तो पालकी में छिप करके, मेरा कहने का मतलब 23 जून के मध्याह्न कहेंगे, दोपहर के समय, प्लासी के मैदान से सिराजुद्दौला पालकी में छिप करके भाग करके अपने महल पहुंच गया। और अपने महल जब पहुंचा तो वहां छिपा था, लेकिन तब तक मीर जाफर, जो कि पैसा लिया था, धन दौलत ले लिया था, मीर जाफर का बेटा था, उसका नाम था मीरन। मीरन और मीर जाफर, ये दोनों कहाँ गए, सिराज के महल में, और सिराज को बना लिया बंदी। क्या बना लिया,
बंदी बना लिए, मीरन ने बना लिया सिराज को बंदी बना लिया और 2 जुलाई 1757 को क्या कर दिया, सिराज का वध कर दिया। वध हुआ सिराज का कब, 2 जुलाई 1757 को सिराज का अंत हुआ। और सिराज जब मारा गया और जितने भी सिराज को चाहने वाले थे, चाहने वाले बहुतों के बहुत होते हैं, और उन्हीं चाहने वालों में एक गद्दार भी था। कौन, मीर जाफर। चाहने वाले ही एक दिन आपसे बेवफाई करते हैं, इस बात को अच्छे जानिएगा। जो जितना अधिक चाहेगा वो उतना ही अधिक बेवफा होगा, ये बात अच्छे समझिएगा। जिसमें जितनी ज़्यादा चाहत उतनी अधिक बेवफाई। और उसके पास अंत की लाइन है, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कहीं न कहीं कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो मजबूरी जी मीर जाफर की थी क्या, बुलियन चाहिए, सोना चांदी चाहिए, यही तो चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। अब तो सिराज की कहानी खत्म। अब इसमें सिराज की, जो सिराज है इसकी पत्नी बची है। 70 लोग जो चाहने वाले थे सिराज के, मीरन ने एक नाव में बैठा करके हुगली में डुबो के मार दिया। हुगली नदी में, जो कि गंगा की सहायक है, यानी सहायक ना कहा जाएगा, एक वितरिका, सहायक नदी नहीं है वो, वितरिका नदी है। कौन, हुगली भारत की एक अकेली नदी है जो वितरिका है। कौन, हुगली। हुगली में डुबो के मार दिया किसे, सिराज के चाहने वाले 70 लोगों को। अब उसकी पत्नी महल में थी, सुंदर थी, आभूषण से लदी थी, बनी ठनी। नीयत खराब, किसकी नीयत खराब, मीर जाफर और मीरन की, दोनों की। इन लोगों ने प्रस्ताव रखा, उनकी पत्नी का नाम है लुत्फ उल निसा। लुत्फ उल निसा, बड़ा अच्छा नाम था, जैसे नाम वैसे। हाँ माशाअल्लाह, सही कहा। मीरन ने कहा था कि माशाअल्लाह इतनी सुंदर हो कि अब हम लोग रफीके हयात कर लेते हैं, यानी कि शादी कर लेते हैं और फिर उड़ाते हैं दावते उलेमा साथ में घूम के। अब जब ये प्रस्ताव रखा किसने, मीर जाफर और मीरन ने, तो कहा कि मीर जाफर ने, या तो मेरी पत्नी बन जाओ या तो मेरे बेटे की पत्नी बन जाओ, जिस जो स्वीकार हो दोनों में, और नहीं तो दोनों की बन जाओ। अक्सर इस धर्म की एक खास बात है, एक ही पत्नी कह सकते हैं कि पिता और बेटे के होते हैं। इस धर्म की खास बात, हमारे धर्म में भी ऐसा रहा है कि 5 लोगों की एक पत्नी रही, कोई सी बहुत ताजुब की बात नहीं है। हाँ है ना, 5 भाइयों की एक पत्नी। और इस समय एक गर्लफ्रेंड के 5 बॉयफ्रेंड कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लेकिन उस समय एक पत्नी के 5 पति हों, ये बर्दाश्त करने सब तैयार थे। समझ सकते हैं आप, जाने दीजिए। तो मीर जाफर ने कहा कि भाई रफी के शादी कर लो, तो कहा, किसने कहा, कहा बेगम। कौन सी बेगम, सिराज की बेगम लुत्फ उल निसा ने कहा कि हाथी की सवारी करने के बाद अब मैं गधे की सवारी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम दोनों गधे हो। और हाथी कौन था, सिराज, जो अब नहीं रहा। तो उसने इनकार कर दिया। अब उस प्रस्ताव को बेगम ने ठुकरा दिया। अब उन बेगम का क्या हुआ, इस पर इतिहास मौन है, इस पे कहीं कोई बात नहीं की गई। हाँ, इसके पे कोई बात, ये है प्लासी का अंत हुआ। अब यहाँ बचता हमारे पास क्या, कि प्लासी के युद्ध की महत्ता क्या है, प्लासी के युद्ध ने क्या बदल दिया भारत में, प्लासी के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इसी पे चर्चा करना है मुझे। और एक कहानी पूरी आपने सुना है, पूरा का पूरा। अब जो बातें होंगी वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मेंस के लिए होंगी। आप चाहे यूपीएससी का मेंस दे रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस का मेंस दे रहे हो, यूपी पीसीएस मेंस दे रहे हो, तो बल्ले बल्ले आपके लिए है। और भी जिस स्टेट में जो सिलेबस मैच करता है इसका, वैसे आधुनिक इतिहास लगभग सभी स्टेट में है। तो आप चाहे इसको ऑब्जेक्टिव थ्रू यूज करिए, चाहे इस कहानी को यूज करिए कहाँ मेंस के लिए, आप बखूबी लिख सकते हैं। और बार बार इस वीडियो को देखिए, लेक्चर को सुनिए।
आवश्यक बातों को नोट डाउन करिए। आपको अच्छा लगे सारी बातें मेरी तो शेयर आप ज़रूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह जो शिक्षा का माध्यम है यह निःशुल्क है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी पहुंच शहर तक नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, यानी धन का अभाव है, शहर नहीं आ सकते हैं, बुक्स बहुत सारी नहीं ले सकते हैं, उनके सामने समस्याएं हैं, तो उनके लिए उन तक की बातें ज़रूर पहुंचाइए। यदि आप शेयर करते हैं और 10 ऐसे जो संसाधन विहीन हैं अगर उन्हें लाभ मिलता है तो मेरा ये पढ़ाना, इतने समय तक लेक्चर देना सार्थक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसमें आप ज़रूर सहयोग करिए, शेयर करिए, अपना सुझाव दीजिए। इसके PDF को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।